हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि पहला वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें हम कोशिकाओं के क्या परिभाषा है, इसके संबंध में कौन कौन वैज्ञानिक आए, क्या काम किए, इसका अध्ययन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। हम बात करते हैं कि वही अध्ययन तो करने के बाद हम लोग बात किए थे कि 1940 आते आते स्टेम को खोज हुआ। स्टेम तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी था, और जब खोज हुआ तब जाके पता चला कि कोशिका का आकृति ऐसा था और उसमें कितने पार्ट थे। हम लोग उसके बारे में ऑलरेडी फिगर बना के इसके पहले वीडियो में बताए थे। तो नॉर्मल से एक फिगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पुटअप किए हैं। तो पहले वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाले को केंद्रक कहते हैं। ये सब तो हम ऑलरेडी अध्ययन किए थे, ठीक है। तो एक एक परत के बारे में परीक्षा में प्रश्न बनता है, उसकी हम बात करेंगे। चलिए, पहले परत का नाम है कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सेल वॉल पहला जो परत है उसका काम का है। तो जो पहला परत है उसका काम है कि जो कोशिका है, अब एक कोशिका है तो वो कोशिका जो है चाहे जंतु का भी हो सकता है, वनस्पति का भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि सजीवों की बात होती है, कोशिका किस में पाया जाता है, सजीव में पाया जाता है। तो जब सजीव की बात हो रही है तो दिमाग में ये रखना कि जो सेल वॉल है उसका काम का है। तो जो सेल वॉल का काम होता है, यानी कोशिका जो पहली परत होती है कोशिका भित्ति, उसका काम होता है कि कोशिका का सुरक्षा करना, कोशिका का आकृति प्रदान करना, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि भैया अच्छा, इसका तो एक काम हो गया। तो सेल वॉल को खोज किसने किया, तो सेल वॉल का कोशिका भित्ति का खोज के कर ले रॉबर्ट हुक। और आपको पहले ही बता दिया, रॉबर्ट हुक कोशिका का भी खोज करे ना 1965 में, तो इसका भी खोज का होगा। इसने जब पहला परत देखा तो उसका नाम क्या था, कोशिका भित्ति। तो खोज हो गया। ये बना किसका है, तो बहुत नहीं पूछा जाता है। तो परागमय झिल्ली का, किसका बना है, परागमय झिल्ली का, ठीक है, परागमय का। या तो हम सेलुलोज का कहते हैं, बार बार कोशिका भित्ति किसकी बनी है, सेलुलोज का। अब हम बात करते हैं बन गया। अब इसकी बात करते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो पहले ही बात कर लें कि नहीं पाया जाता है तो जो मानव होते हैं, यानी आप समझ गए होंगे कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो दो चीज़ में नहीं पाई जाती है, एक होता है प्रोटोजोआ संघ, ट्रिक की बात हम करें तो प्रोज से याद कर ले, जो प्रोज होता है, जैसे पोर्टी प्रोज होता है ना, तो प्रोज से प्रोटोजोआ संघ जंतुओं में नहीं पाया जाता है। यानी कहे का मतलब ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। अब यही से सोचला कि पेड़ पौधा काहे मजबूत है, न एकर मतलब उनमें कोशिका भित्ति पावल जाता हो, ऐसे वो ज़्यादा मजबूत हैं। हम लोग की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए हम लोग कमज़ोर हैं, ठीक है। किसके अपेक्षा, पेड़ पौधे के अपेक्षा, शारीरिक रूप से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और किसमें नहीं पाया जाता, तो दो हैं, एक है प्रोटोजोआ संघ में, जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, संघ को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। और जंतुओं में भी ये चीज़ नहीं पाई जाती है, क्या, कोशिका भित्ति। और किसमें पाया जाता है, तो बाकी इनको छोड़कर सब में पाया जाता है, चाहे वो शैवाल हो, चाहे कवक हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जो है कोई भी जीव हो, ठीक है, सब में का पाया जाता है कोशिका भित्ति। किसमें नहीं पाया जाता, तो दो ही हैं, याद कर लीजिए कि प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आई होप कि आप समझ में आ गल हो कि कोशिका भित्ति के बारे में यही प्रश्न घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली का, कि भैया कोशिका झिल्ली। अब जो देखो यहाँ फिगर के माध्यम जो दूसरी परत है, अब इसके अंदर कौन आएगा, कौन अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, ये कौन चयन करता है, किसका काम है, तो कोशिका झिल्ली का। हाँ, लेकिन अब बताओ, कोशिका झिल्ली देखो सब में पाया जाता है, बात एक चीज़ में नहीं पाया जाता है, हमने लिख दिया है, उसका नाम का है विषाणु। विषाणु में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली बना किसका है, पहले सुन लो, तो अर्धपरागमय का बना हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करते हैं, इसका काम का है कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली का बस एक का काम हो कि कोशिका के अंदर कौन जाएगा, कौन अंदर से बाहर आएगा, इसका देख रेख करना किसका काम है, कोशिका झिल्ली का, ठीक है। ये सब में पाया जाता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है।
ये अब भाई देखने का काम है तो चयन करता है कि भाई ये मना भी करता है। देखने का मतलब घर पे अगर दरवाजे पे कोई के लगा दे ले देखे बदे तो मना भी करेगा ना कि ये चीज़ अंदर नहीं जा सकता, अंदर से ये चीज़ बाहर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग कस्टम ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। कस्टम ऑफिसर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोशिका झिल्ली। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम एक अधिकारी होते हैं, पूछ जांच करे वाला। ऐसे ही या तो हम उसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक झिल्ली, यानी चयन करेगा कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा, कौन कोशिका के अंदर से बाहर आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चयनात्मक या तो वर्णनात्मक झिल्ली। और इसका खोज किसने किया? तो भैया दो चीज़ का खोज नहीं कर ले, घबराए का बात नहीं है। 1965 में भी इसी का खोज हुआ था। किसने किए? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने हालांकि खोज तो किए थे, लेकिन मृत इसके पहले वाले में खूब अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक कौन थे? स्लाइडन स्वान कौन थे? ठीक है, और लुवेनहाग कौन थे? बिस्को कौन थे? न्यू सेल थ्योरी का होता है, इसका अध्ययन ऑलरेडी इसके पहले किए। स्टेम के बाद हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है कोशिका से क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतःपराधिकी जालिका। अंतःपराधिकी जालिका का होता है तो कोशिका के अंदर एक पार्ट है जिसको हम लोग अंतःपराधी जालिका करते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम बस इतना होता है कि प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, चाहे वसा हो, ठीक है, शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है या वसा हो, उसको झिल्ली तक पहुंचाने का काम किसका है? तो अंतःपराधी जालिका का। तो अंतःपराधी जालिका से बस इतनी सी बात रखो कि प्रोटीन हो, चाहे जौन बा वसा हो, भाई सबको ज़रूरत होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। तो भैया प्रोटीन की फैक्ट्री कहता है तो प्रोटीन बनल तोरे फैक्ट्री में कहीं पहुँचेबे, तो प्रोटीन और वसा के पहुँचावे वाला का काम के करला तो अंतःपराधिकी जालिका। आई होप ये भी तक समझ में। चौथा हम बात करते हैं राइबोसोम। यही राइबोसोम है जिसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राइबोसोम की अगर हम खोज की बात करते हैं तो रॉबिन्स और ब्राउन आते हैं। जो ये रॉबिन्स हैं, देखिए बात है, जो रॉबिन्स थे ये वनस्पति वाले थे और जो ब्राउन्स थे वो जीव वाले थे। ये 1953-54 में सब मिल के जौन बा खोज करा चालू कर लें राइबोसोम के बारे में। तो थोड़ा सा रॉबिन्स और ब्राउन का नाम याद रखिए, खोज के लिए इनका नाम जाना जाता है। राइबोसोम का क्या होता है? जो कोशिका होता है, देखो राइबोसोम जो है ना, केंद्रक, जो केंद्रक बीच में होता है उसी के साथ चिपका होता है। आप एकेडमी क्लास तो है नहीं कि एकदम डिटेल में बताएं, प्रिपरेशन है, वहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, या राइबोसोम को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, खोज किसने किया। तो राइबोसोम का काम क्या होता है ना, राइबोसोम जो है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। ऐसे भी जब पाचन वाला पढ़ा रहे थे क्लास में, आपको याद होगा, याद है ना जी? ठीक, तो क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमें ये याद था कि भैया हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत है? अमीनो एसिड की ज़रूरत है। तो हमारा जो शरीर है अमीनो एसिड बनाता है, लेने की ज़रूरत चाहता है। तो अमीनो एसिड से जौन बा इतना जौन बाटा प्रोटीन बना लगल राइबोसोम में, समझो अमीनो एसिड से इतना ज़्यादा प्रोटीन बनने लगा राइबोसोम में, इतना ज़्यादा बनने लगल कि ओके राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। लिखे नहीं, आप समझ जाइए, बहुत पूछा जाता है। हाँ, राइबोसोम में जो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो वही में आरएनए में 80% का पाया जाला, राइबोसोम ही पाया जाता है, यानी प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना चाहिए हाँ राइबोसोम को लेकर। भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जो साउथ के थे, 2009 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला राइबोसोम के खोज के लिए। कुछ उसमें और गतिविधियों का वर्णन किए होंगे, तो उनका नाम का था वेंकटरमन रामकृष्णन। इनको 2009 में विज्ञान के क्षेत्र में जो है, विज्ञान के किस क्षेत्र में? तो राइबोसोम के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, भारतीय मूल के वैज्ञानिक का। तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास राइबोसोम। अब हम बात कर लेते हैं किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और जो केंद्रक होता है उसको हम लोग पूरे कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, अभी 2-4 अगर बातें छूटी होंगे तो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।
हरित लवक का होते हैं, अभी शायद लाइसोसोम के बारे में भी हम नहीं लिख पाएँ। तो हर एक चीज़ के बारे में अध्ययन ऑलरेडी इस वीडियो में होगा और आगे भी होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज की बात बहुत नहीं पूछा जाता है, तो 1886 में अल्टमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया कि ये लेकिन नाम किसने दिया, तो ये दिए हैं बेड़ा। इनका देखो काम का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का देखो काम का होता है ना, जितने भी कार्बनिक पदार्थ मतलब समझा था, जो भी ऐसा चीज़ हम खाते हैं जैसे जो हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बन पदार्थ का होता है। अगर कोई जैसे रोटियाँ हो, रोटी आप जला देंगे तो क्या हो जाएगा, कालिक हो जाएगा, काला सा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ। यानी जिसको जलाने पर कार्बन प्राप्त हो, क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ। तो जो भी हम कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ऑक्सीकरण पाचन हो गल तो कोनो चीज़ खइबे तो वहाँ ऊर्जा तो मिलबे करी, और इतना ज़्यादा ऊर्जा मिले लगल ना माइटोकॉन्ड्रिया में ना कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह, समझे था। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना, और वो ऑक्सीकरण के पश्चात इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकला कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में खूब ऊर्जा बनला, बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनता है। और कोशिका का इंजन, भैया जहाँ अगर हमारे पास ताकत नहीं रहेगा तो हम पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। तो भैया कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा इंजन आप सब हैं तभी तो हम हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम नोट में थोड़ा सा लिख दिए हैं कि डीएनए, देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो पता है। अब डीएनए में ज़्यादातर प्रोटीन ही पाया जाता है, लेकिन डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमने सुना कि केंद्रक में पाया जाता है। केवल कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर केंद्रक में। लेकिन केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। यही बात हम यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। और 6वें नंबर पे हम बात करते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का होता है और जिन्हें जो है हम लोग जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कोशिका का जीव द्रव्य किसे कहते हैं। जो जीव द्रव्य होता है ना, उनमें 80% जल ही भरा है। तो आप ही देखिए कि पूरे शरीर में 80% जल ही जल है, ठीक है। तो जीव द्रव्य के बारे में 80% का हमारे पास जल है। अब जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे, बहुत पूछता है, पुरकुंजे। तो पुरकुंजे नामक के वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का खोज कर ले। और जीव द्रव्य देखो दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, यानी जो टोटल कोशिका होता है उसमें जहाँ जहाँ भाई पानी का सपोर्ट है कि कहीं हिले डुले न फंक्शन, कि राइबोसोम कहीं पटक के जौन बा लाइसोसोम के लगे चल जा, लाइसोसोम जौन बाटे माइटोकॉन्ड्रिया के लगे भाग जा, तो उसको ठीक से कैसे कोई सामान लेवल जाला तो कि ठीक से भरल जाला ना, कि उनमें जौन बा कहीं हिला डुला न, तो हिला न डुला के बदे का खाली जल भरल हो कि मैं कोशिका में छोटे जो शरीर का अंग देख रहे हैं, सबसे छोटा इकाई कोशिका। अब इतना थोड़ा फंक्शन है ना कि सब अपना अपना काम करें। देखा था छोटी सी एक चिप हो, उनमें कितना फोटो वीडियो का आदमी के पूरी जीवन डाटा बा। पंडित जी का शास्त्री लोग का तो वो आजकल पेन ड्राइव लेके कंप्यूटर से भविष्यवाणी बताता है। तो सोचो कि छोटी सी मशीन हमारे अंदर भी फिट है, जो काम का करता है, पूरे बॉडी को संतुलित बनाने का काम करता है। तो इसे कोशिका द्रव्य यानी टोटल, जैसे यहाँ से यहाँ तक है कोशिका, तो इसमें जितना चाहे यहाँ वहाँ सभी जगह जो जल भरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। एक केंद्रिका द्रव होता है, यानी जो केंद्र के अंदर जो केवल जल भरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव कहते हैं। यही जीव द्रव्य है। इसको जीवन की भौतिक इकाई क्यों कहते हैं, 80% जल से भरा है। अगर तुम्हारे सेल में 1% का अगर कमी होता तो तुरंत तुम्हारा आभास हो जाएगा कि हमें प्यास लग गया है। यह परसेंटेज जो भागल भागल कहाँ चला गया, 10% का अगर कमी हो गल तो रे कोशिका जीव द्रव्य में 10% का जल का कमी भल तो इंसान का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो सकता है, यानी वो मर जाएगा अगर 10% के कमी भल जल का। ठीक है कि मैं जीव द्रव्य में। अगला हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी।
ये गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी, इसी के नाम पर ही गोल्जी बॉडी हो गया। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है सेल के अंदर कि उसको हम लोग परिवहन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। परिवहन ऊर्जा का मतलब जैसे हमारे आँखी में समस्या बा भाई, हमारा छोट बटले बा, लेकिन मान लो ओके बड़ा तो करब ना, लेकिन हाँ रोशनी अगर जो है बाटे कमज़ोर होता तो हमें का चाहिए? विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए भैया अभी देखला इतना ऊर्जा बनाए न के माइटोकॉन्ड्रिया, अभी न कहा उसको पावर हाउस ऑफ सेल। तो ऊर्जा या विटामिन ए की जरूरत है तो हमारे लगे पहुंचाई के कौन पहुंचाएगा? तो उसको कौन पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी पहुंचाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन ऊर्जा। यानी तोरे अंदर प्रोटीन भी बनत हो, ऊर्जा भी देखत है बनत हो, तब शरीर के कौन कौन से अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी काम करता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी को आप समझ गए। एक आता है लास्ट में हम थोड़ा चर्चा कर ले, तारकाय का होता है यानी सेंट्रोसोम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट्रोसोम का खोज जौन बा बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यही सेंट्रोसोम है। तो हाँ याद हुई कि एक बात जो हम स्लाइडर और स्वान के बताएं कि भैया जब शरीर के अंदर कोशिका का निर्माण हो तो जात कहाँ हो? तब विश्वकोआयन कहें कि भैया कोशिका का निर्माण हो रहा है तो वो टूट भी रहा है। ये जब टूटता है तभी उसका निर्माण होता है। तो टूटने का यानी विभाजन में किसका काम होता है? तो सेंट्रोसोम का होता है। यानी कोशिका जब विभाजन होता है यानी कोशिका टूटता है। देखो कई लोग कई का मान्यता, हम तो कहते हैं एक छींक मारा 1000 कोशिका टूट गल। हम तो कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप आ रहे हैं घर पे तो सारा कोशिका टूटा हुआ है, शरीर में ताकत नहीं है, थोड़ा सा ऊर्जा ले ला ताकत आ गया। तो कोशिका का निर्माण होता है। तो पुनः निर्माण में किसका योगदान होता है? तो सेंट्रोसोम का होता है। यानी कोशिका का विभाजन होकर पुनः निर्माण करता है। तो उसमें मुख्य कौन रोल निभाता है? तो सेंट्रोसोम होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो लीवर होता है, लीवर का जो सेंट्रोसोम होता है ना बड़ा मजबूत होता है। और बहुत मजबूत का मतलब ये हो गया कि जितना जल्दी वो टूटेगा उतना जल्दी वो बनेगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तारकाय की पावर किस में है? तो लीवर में है। अब समझ गई ले, बहुत लोग आदमी का उमें तो सब बा थोड़ा बहुत भाई उम्र समय बाद सब मस्ती करता तो लीवर खराब होई जल्दी से टूट जाए। कुछ ऐसा चीज़ खात है पियत है, पिए का मतलब समझ गई ले, उससे लीवर खराब होई फिर बिगड़ जाए। यानी पियक्कड़न का, शराबी का, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा मजबूत होता है? तो सेंट्रोसोम होता है। क्योंकि वो खूब पीते हैं और पीने के बाद लीवर तुरंत जौन बा पुनः निर्माण करता है। तो सेंट्रोसोम मजबूत किसका होता है? नहीं, आपको याद रखना है कि लीवर का, शराबी का नहीं। ठीक है, और इस शराब को बढ़ावा हो जाएगा एक तरफ से। ठीक है, और सबसे कमज़ोर किस चीज़ का होता है? तो होता है ब्रेन का। ब्रेन में देखो एक न्यूरॉन्स जो होते हैं कोशिका का न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स 90% होता है। न्यूरॉन्स जब टूटता है तो पुनः नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कमज़ोर कहाँ का होता है? तो ब्रेन का। आपको भी पता होगा कि जब ब्रेन में अगर किसी कारणवश घाव या चोट लग गया, ठीक है, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ब्रेन का जो सेल होते हैं, जिस ब्रेन के सेल का नाम न्यूरॉन्स होता है, वो एक बार टूटता है तो जल्दी बनता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसका बनता है? लीवर का। सबसे कम किसका बनता है? तो ब्रेन का। तो उसको हम लोग तारकाय कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास 4-5 लगभग का 8 पॉइंट थे। 8 पॉइंट पे हमने चर्चा किया और यहीं से प्रश्न खूब बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, 2-4 और पॉइंट होगा। डीएनए आरएनए का होता है, हरित लवक का होता है। अभी तो हम आत्महत्या का थैली एक होता है लाइसोसोम, वो कैसे आत्महत्या करता है, उनका अध्ययन इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, मित्रों को बताइए कि एमएससी कैंपस में जो है इतिहास, जियोग्राफी और साइंस को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आएगी तो आप एक बार पूरा पढ़े रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।